हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक स्ट्रीट में। दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर जो हम लोग साइंस की सीरीज लेकर चल रहे थे, आज उसमें टर्न है केमिस्ट्री का। और आज के लिए जो हम लोग का महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मिक्सर एंड कंपाउंड, यानी मिश्रण और यौगिक। तो दोस्तों, इस टॉपिक में कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। तो आज हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज को पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जहां जहां आपको लगेगा कि ये की पॉइंट है, उसे अपने नोट्स में भी जरूर नोट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि कम समय में आपको मैं अधिक से अधिक चीजें समझा सकूं। तो सबसे पहले जो है, यहां से हम शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है पदार्थ, यानी मैटर। अब सबसे पहला कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। तो अक्सर लोग कह देते हैं कि जो है पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पर पदार्थ की ये टाइप्स नहीं है, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, न कि टाइप्स ऑफ मैटर। तो इसके बीच में सबसे पहली चीज तो यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर इज फाउंड इन नेचर। तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी कि प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। यानी पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। ठीक है, तो पदार्थ कितने तरह के होते हैं? सिर्फ 2 तरह के, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है, यानी मैटर। 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर और दूसरा होता है मिक्सर। अब हम बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या बात आती है, यानी प्योर मैटर कितने तरह के होते हैं। तो प्योर मैटर भाई भी, इन्हें भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी आती है यौगिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, और एक होते हैं एलिमेंट। अब थोड़ा इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होते हैं? यहां लिखा हुआ है नियत संगठन, यानी डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का, ध्यान सुनिएगा, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का वो मिश्रण होता है जिसमें तत्वों का एक नियत संगठन होता है, यानी जिसमें एलिमेंट्स एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स हुए रहते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला तो तरीका यही हो गया कि आप समझ जाइए कि इनमें नियत संगठन होता है। जैसे आपको मैं एक चीज लिखता हूं, आप कहोगे कि सर H2O, ये किसका फॉर्मूला था? जल का, वाटर का ये फॉर्मूला होता है। अब यहां आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मैंने कहा कि यार क्या हो गया कि अगर मैं इसको H2O2 लिख दूं, H2O2 में इसे लिख दे रहा हूं, तो ऐसा क्या हो जाएगा? अरे थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ ही गया जल में। पर ये जल नहीं है, ये जल नहीं है, ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखिए, ये यहां आप लिख सकते हैं 2, यानी 2 मोल H2O का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो ये 2:1 का प्रोपोर्शन है, नियत संगठन है, हमेशा यही रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वो यौगिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, तब या तो वो दूसरा यौगिक बना लेगा या तो उसे फिर मिक्सर हम कह देंगे कि भाई ये क्या है? मिक्सर है। तो ध्यान रखिएगा, यौगिक में नियत संगठन होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब यहां लिखा हुआ है इस पॉइंट में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटन, यानी कि अगर इनको इनके कंस्टिट्यूएंट में अलग करना है, कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट को अगर अलग अलग करना है,
तो आपको रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ये फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे यहां पर यही है, मान लो H2O ही है, इसको अलग करना है तो आप छान कर या उसको किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई रासायनिक प्रक्रिया लगाते हैं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। मतलब कि अगर इनको इनके प्रोसेस में तोड़ना है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यौगिकों को उसके संगठन में, उनके तत्वों में, उनके अवयवों में तोड़ने के लिए हमेशा रासायनिक प्रक्रिया लगती है, जबकि जो मिश्रण होता है उसे आप भौतिक विधि से भी अलग कर सकते हैं, उसे फिजिकल प्रोसेस से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जल, मीथेन, चीनी और नमक। तो साथ ही साथ आप इनका फॉर्मूला भी देख लीजिए। जल का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला था CH4। अच्छा, ये एल्केन श्रेणी का सबसे छोटा मेंबर है, ये पहला मेंबर है। इसके बाद चीनी C12H22O11, ठीक है। और नमक का तो भाई सब कोई जानता है कि टाटा सॉल्ट है और NaCl होना चाहिए। तो ये चार चीजों के यहां पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं और उनका मैंने इसका जो है फार्मूला भी लिख दिया आप लोगों के लिए। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। अगला जो इसका टाइप है वो है तत्व, एलिमेंट। अच्छा, तत्व कह रहा है सरल पदार्थों में विघटन नहीं, मतलब आप इन्हें किसी भी तरीके से दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों में तोड़ नहीं सकते। जैसे सोना, अगर प्योर गोल्ड है हमारे पास तो हम उसको कितना भी छोटा टुकड़ा कर देंगे वो सोना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास प्योर सोना है तो उसको बहुत ज्यादा 1000 टुकड़े कर देंगे तो उसमें से 2 टुकड़ा चांदी का निकल जाएगा। तो तत्व को इसीलिए शुद्ध पदार्थ में रखा जाता है या शुद्ध पदार्थ में तत्व को रखा जाता है क्योंकि इन्हें आप 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। यानी कि आप इनको किसी भी तरीके से इनको जो है आप 2 or more than 2 अलग अलग 2 or more than 2 सब्सटेंस में क्या है इसे आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन, पारा, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन, पारा, लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ये सब जो है ये कुछ हैं। अच्छा, कुछ है तो टोटल कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व हैं, वो पूरे 118 तत्व हैं जिसमें से 92 तत्व, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, 92 तत्व प्राकृतिक है, नेचुरल है। बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं वो मैन मेड है। अब तत्व में कुछ और भी चीजें जो हैं वो आप जान लीजिए। तत्व को 3 तरह में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तत्व का जो पहला पार्ट्स है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। ठीक है, अब मेटल के एग्जाम्पल आपके सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अधातु में जितनी भी गैसेस हैं सब लिख डालो, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका कार्बन, इसके अलावा सल्फर, ब्रोमीन एटसेट्रा। ठीक है, इतनी और भी ढेर सारी हो सकती हैं,
पर सब लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिख दे रहा हूं। उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब इसमें दो और चीजें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए वो क्या है, इसको मैं थोड़ा रफ करूं। कमरे के ताप पर यानी एट रूम टेम्परेचर पारा एकमात्र ऐसा द्रव है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है भैया, यानी मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी। इसके अलावा ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एट रूम टेम्परेचर विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो दैट इज मरकरी, पारा, और विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा इधर का हो गया सारा, अब थोड़ा इधर की ओर बढ़ते हैं, मिश्रण की तरफ। तो मिश्रण यानी मिक्सचर, इसमें पहली लाइन लिखी गई है कोई नियत संगठन नहीं। ठीक है, कोई नियत संगठन नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें चीनी पानी का एक शरबत बनाना है, ठीक है, चीनी पानी का शरबत बनाना है, तो क्या हुआ कि मुझे निर्देश दिया गया था कि एक जग पानी लीजिएगा, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिएगा और 8 चम्मच या 10 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। और मैंने क्या किया, 10 की बजाय 12 चम्मच चीनी डाल दिया। तो क्या वो शरबत नहीं रह जाएगा? अभी भी तो वो शरबत ही है, पर जितना उसका प्रोपोर्शन हमें बताया गया था, जितना मैटर बताया गया था कि इतनी इतनी चीजें डालनी है, हमने उतना ना डाला, हमने थोड़ा बढ़ा दिया। फिर भी वो अपने प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा, वो शरबत का शरबत ही है। तो कोई नियत संगठन नहीं और कोई डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं, तो उसे कह देते हैं कि ये क्या है, मिश्रण है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहचान देखिए, इसमें लिखा हुआ है समान संगठन और इसमें लिखा हुआ है असमान संगठन। ये नहीं जो है वो थोड़ा सा गलती से हो गया है, असमान संगठन यहां होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाकर नई चीज बनाते हो, नया मिश्रण बनाते हो, और उनमें दोनों जो चीज है, जो आपका विलायक है और जो विलेय है, यानी जो आपका सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, वो दोनों मिल भी जाए और फिर अलग अलग दिखाई न दें, ठीक है, या दोनों एक ही स्टेट में पाए जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये समांगी मिश्रण है। जैसे जल में चीनी, अगर आपने पानी में चीनी को घोल दिया तो चीनी भी लिक्विड स्टेट में चला जाता है और जल तो लिक्विड स्टेट में है ही। जल में नमक, सॉल्ट इन वाटर, वहां पर भी घुल जाता है और पता नहीं लगता। CH2 में सल्फर यानी कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मेटल को आप जब घोल देते हो तो वहां पर भी वो एकदम एक दूसरे के एक ही फेज में चले जाते हैं और आप उनको अलग अलग नहीं देख पाते हो। जल में अल्कोहल, और अल्कोहल में एक चीज ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा, ध्यान सुनिए, यह एकमात्र ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, यह एकमात्र ऐसा कार्बनिक पदार्थ है
जो जल में घुल जाता है, और जल में घुलता ही है, साथ ही साथ ये हर एक प्रोपोर्शन में घुल जाता है। ठीक है, हर एक प्रोपोर्शन में, मतलब किसी भी अनुपात में घुलने वाला एकमात्र कार्बनिक यौगिक जल में क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो देखो भैया जब एल्कोहल की बात करें तो आप ये लिखा करो फार्मूला C2H5OH। यही एल्कोहल है जो आपके जितने भी ड्रिंक करने वाली जितने भी चीजें होती हैं, वाइन, विस्की जो भी है, उसमें यही इंग्रेडिएंट पाया जाता है। अगर गलती से भी ये लिख दिया तो ये मेथनॉल है और ये जहरीला होता है। जो जहरीली शराब होती है वो ये होती है, और जो पीने वाली शराब होती है उसका फॉर्मूला C2H5OH है। ओके, अब बात करते हैं विषमांगी। विषमांगी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसमें दो या दो से अधिक चीजों को घोल तो दोगे, लेकिन वो दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। उन दोनों को आपस में आप मिला नहीं सकते। इवन अगर आपने उसे मिलाने की कोशिश भी किया तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएंगे, फटाफट अलग हो जाएंगे। जैसे बालू तथा नमक। बालू तथा नमक, अभी बालू और नमक को कितना भी आप लेकर चम्मच उसको आप मिलाते जाओ, पर बालू कभी नमक में घुलेगा नहीं। और इसी तरीके से चीनी और नमक। चीनी और नमक ये घुल तो जाएंगे, लेकिन जब इन्हें गर्म करोगे तब, ऐसे आप चीनी नमक को लेके चम्मच चला दो तो वो नहीं घुलेगा। जबकि उसी चीनी को या उसी नमक को अगर आप पानी में घोलते और चम्मच लेकर चला दिए तो वो घुल जाता है। लेकिन चीनी और नमक को एक साथ लेकर आप घोलोगे तो घुलेगा नहीं ना, जब तक कि उसे हीट न मिले। जब हीट मिल जाएगा तो भाई लिक्विड स्टेट में हो गया, तो लिक्विड स्टेट में तो भाई घुल जाएंगे, लेकिन अपने से अलग अलग रूम टेम्परेचर पे ये नहीं घुलते। इसी तरीके से लकड़ी, रक्त, तेल आदि का जल में मिश्रण। लकड़ी, वुड, ब्लड और ऑयल, इन तीनों को आप जल में डाल के घुमा भी दिए तो ये भी तीनों थोड़ा थोड़ा देर में अलग हो जाएंगे। या तो इनकी परत ऊपर चल जाएगी या तो नीचे जमीन पे ये बैठ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर और होमोजीनियस मिक्सर, इन सबके एग्जाम्पल भाई बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। और साथ में इधर जो हमने आपको बताया है कि कमरे के ताप पर जो पारा है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ब्रोमीन जो है वो एकमात्र ऐसा अधातु, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप थोड़ा, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको इतने में नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे की ओर चलिए अब इसको रफ करके आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं विलयन की। विलयन दो चीजों का मिक्सचर है, विलेय और विलायक, यानी सलूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल टू सलूट और सॉल्वेंट। देखो, जो अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा वो विलायक होगा, और जो अल्प मात्रा होगा, अल्प मात्रा वो आपका विलेय है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास वाटर लेके उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ना है, तो ग्लास में वाटर ज्यादा है, वो काम करेगा विलायक का, सॉल्वेंट का। और जो चीज उसमें घुल रही है, नींबू का रस जो है, सिट्रिक एसिड जो है उसमें घुल रहा है, तो वो किसका काम करेगा, विलेय का। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब आपको इसमें मैं बताता हूं कि ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है
ट्रू सोल्यूशन, यानी इसका नाम थोड़ा अजीब है लेकिन यही कहलाता है, सत्य विलयन। ठीक है। दूसरा होता है कोलाइडल, कोलाइडी विलयन। और तीसरा होता है निलंबन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंबन, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। सत्य विलयन क्या होता है? इसमें आप जो इसके विलेय पार्टिकल होते हैं, जो आप उसमें घोले हैं सॉल्यूट पार्टिकल, आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इवन माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि विलेय का आकार लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। 1 नैनोमीटर के बराबर या उससे कम होती है सत्य विलयन में, यानी ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल का, उसका इसके बराबर या इससे कम होता है। जबकि कोलाइडी विलयन में विलेय का आकार ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के बीच में या उससे इनके बीच में होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं निलंबन की भी, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें विलेय का आकार होता है वो 10⁻⁶ से अधिक होता है। अधिक होता है। अब अधिक होने का मतलब वो ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा कि इससे आप अपने न्यूड आइज से, ठीक है, आप देख सकते हो। अब थोड़ी इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया चीनी व जल, नमक व जल, चीनी व जल, नमक व जल। अगर चीनी या पानी को आप घोल दिए तो चीनी और नमक जो है वो पानी में जब घुलेंगे तो इतने छोटे हो जाएंगे कि आप उन्हें अलग अलग ऐसे न्यूड आइज से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है और इनमें ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल इन ट्रू सॉल्यूशन। यही कारण है कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में अगर आप इस किसी फ्लास्क में रखकर इस ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास करते हो तो उसमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है, यानी टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। तो कोलाइडी विलयन का एग्जांपल हो गया आपका दूध, जिलेटिन, दूध और जिलेटिन, ग्लू, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। यद्यपि इसमें भी दिखाई तो अलग अलग नहीं देते हैं, दिखाई अलग अलग नहीं देते हैं, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको विलेय और विलायक के पार्टिकल अलग अलग दिख जाएंगे। दूध और पानी जो है वो अलग अलग दिख जाएगा। और अच्छा, इसमें पार्टिकल दिखते तो है लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब अगर इन्हें आप रख कर छोड़ दोगे तो ये नीचे बैठ नहीं जाएंगे। अगर दूध को आपने एक भगोने में रख के छोड़ दिया तो वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 10 घंटे बाद दूध नीचे हो जाएगा पानी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। ये है तो अलग, उससे थोड़ा अलग होते हैं। ये विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं एक तरीके से, इसमें जो मतलब एकदम एक घुलते नहीं है पर वो उसमें सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन करने का मतलब हो गया कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है।
टिंडल इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, जब किसी सोल्यूशन से आप लाइट पास करते हो और लाइट का पाथ उसमें विजिबल हो जाता है, उसमें लाइट का पथ दिखने लगता है, तो वहां कहते हैं कि यहाँ टिंडल इफेक्ट हो रहा है। जैसे एक कमरा है, बहुत दिनों से उसमें साफ सफाई नहीं हुई है और रोशनदान होते हैं, सुबह सुबह जब आप या जब भी सूर्य का प्रकाश है उसको खोलोगे तो उसमें से जो लाइट आती है उसमें ऐसा लगता है कि धूल के कण जो है वो हिल रहे हैं। तो धूल के कण इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि धूल के कण इतने, उनकी साइज इतना इनफ है, इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, प्रकीर्णन कर पा रहे हैं, और जब भी लाइट का प्रकीर्णन होगा तो पाथ जो है वो लाइट का विजिबल हो जाएगा। ठीक है, साइज आप समझ ही गए। अच्छा, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, दूध हो गया, जिलेटिन हो गया, ग्लू हो गया, ये सब। अब बात करते हैं निलंबन की। विलेय का आकार 10⁻⁻6 से अधिक होता है और जब इन्हें आप रख कर छोड़ देते हो तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी ये कुछ देर के बाद नीचे तली में बैठ जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बालू और पानी का मिक्सर है, सैंड एंड वाटर, जब तक आप उसको हिलाते रहोगे तब तक वो ऊपर रहेगा और जैसे आप उसे छोड़ दोगे तो बालू जाके नीचे बैठ जाएगा। इसी तरीके से डाइजीन की शीशी या जितने भी तरह के कफ सिरप होते हैं तो उसमें लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, कृपया उपयोग करने से पहले अच्छे से हिला लें ताकि वो जो दवा नीचे बैठी हुई है वो पूरे सोल्यूशन में घुल जाए। ओके, इसमें इससे अधिक होते हैं, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र रखने पर निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये चीजें भी आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूले को आप पढ़िए। पहला फॉर्मूला हो गया विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो है वो आपका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100%। इसको एक ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपको ध्यान रखने वाला है वो ये है विलयन का आयतन प्रतिशत। इसके लिए है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100%। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। तो जैसे इसमें देखिए, मान लो कि कह दिया कि 40 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। 40 ग्राम चीनी को, चीनी कितना है 40 ग्राम को 60 ग्राम जल में 60 ग्राम जल में मिलाया जाता है। 40 ग्राम चीनी को 60 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो अब देखो भाई,
विलीय तो इसमें यही होगा क्योंकि कम मात्रा है, तो 40। विलयन इन दोनों को मिलाने पर बनेगा, अकेले 60 रखने पर नहीं होगा। विलयन इन दोनों को मिलाने पर, चीनी में जब जल घोलोगे तब वो बनेगा विलयन, गुणे 100%। तो 40/100 गुणे 100% तो आ जाएगा 40%। विलयन आ गया 40%। इसी तरीके से अगर कह दिया कि एल्कोहल है, एल्कोहल मान लीजिए 20 ml एल्कोहल को 170 ml जल में मिलाया जाता है। 20 ml एल्कोहल को 170 ml एल्कोहल में मिलाया जाता है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत, यानी आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत के लिए देखो भैया ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। विलेय मतलब जो घुलता है, तो उसका आयतन कितना है 20, ठीक है। इसको 180 कर दीजिए सुविधा के लिए, ठीक है। अब जब जल में अल्कोहल मिलाओगे तब तो विलयन बनेगा, तो जल में अल्कोहल मिला दो तो ये हो जाएगा 200, 100 से गुणा करना है तो 1/10 गुणे 100, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10%। तो इस विलयन में उसकी सांद्रता कितनी है 10%, ठीक है। तो यहां से ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं विलयन की का द्रव्यमान प्रतिशत या विलयन में विलेय की सांद्रता। अच्छा, विलेय की सांद्रता निकालनी है तो ये करते हैं, और विलयन की अगर सांद्रता निकालनी रहेगी, विलायक की सांद्रता, तो जहां विलेय है वहां विलायक कर देंगे, बाकी सब कुछ उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। ओके, अब जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। पहला पॉइंट, नमक को कर्पूर से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और सुन लीजिए, जितने भी ऊर्ध्वपातज हैं, ऊर्ध्वपातज हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, तो वहां से आप देख सकते हैं जितने भी तरह के होते हैं, जैसे आपका आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, कपूर हो गया, तो ये सब चीजों को अगर किसी अन्य तत्व के साथ से अलग करना है तो इन्हें क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएंगे, तो ये उड़ गए, तो बाकी जो आपका नया चीज है वो आपको बचा रह गया। तो ध्यान रखिएगा कि कर्पूर या कोई भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है तो उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। दूसरा पॉइंट, अमिश्रणीय द्रव को छनित्र या कीप सेपरेटिंग फनल ना। अमिश्रणीय द्रव मतलब इमिसिबल लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल, छनित्र या कीप विधि द्वारा अलग करते हैं। तीसरा, दूध से क्रीम को अपकेंद्रण विधि द्वारा, अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग करते हैं, अलग करते हैं। चौथा,
हो गया। दो मिश्रणीय द्रव को आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। विभिन्न रंगों या डाई को क्रोमैटोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मिक्सचर और कंपाउंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सब मैंने आपको बढ़ा दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, अगर अच्छी लगी है तो ये बताने के लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूं। थैंक यू।